Hello dear students, today I am going to introduce you past perfect tense and past perfect continuous tense simultaneously. Previously I have taught you past continuous tense. Before I start my lecture, I am going to recite to you a poem written by myself. It has been published in this book, The Humanities. First poem is God is great. ईश्वर महान है. God is very great for he created everything in the universe. क्योंकि उन्होंने दुनिया में हर चीज़ पर ईश्वर नहीं उत्पन्न की है. At his sweet will, अपने मर्जी से किसी के कहने पर नहीं रचना की. He is unanswerable to none. ईश्वर जो गॉड है, परमात्मा है, किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है. कोई उससे पूछ नहीं सकता ऐसा उसने क्यों किया. He is unanswerable to none. He gifted on the earth at a lot of wealth. ईश्वर ने दुनिया के अंदर हर चीज़ पैदा की है. हर प्रकार के संपत्ति दौलत दी है, पानी दिया है, पौधे दिए, अन्न दिया है, अनाज दिया है, खनिज दिया है, हर चीज़ उसने दी है. फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल बीइंग्स. ये सब चीज़ें सभी मानव मात्र की लाभ के लिए उत्पन्न किया ईश्वर ने. ही नर्चर्ड ऑल क्रीचर्स विदाउट एनिमल आइज. उसने सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण किया, उत्पन्न किया है बिना किसी भेदभाव के. अवार्डेड विजडम वैल्यूज विद ग्रेट एडिफाइस. उसने मुझको बुद्धिमत्ता दी है, बड़ी बुद्धिमत्ता दी है, हर चीज़ दी है बिना किसी मलाइश, किसी भेदभाव के सबको ज्ञान दिया है. अवार्डेड विजडम वैल्यूज विद ग्रेट एडिफाइस. ओ माय लॉर्ड, आई सरप्राइज हाउ हाई फाइन द वर्ड. ईश्वर, मैं हैरान हूँ, तो इतना अच्छा है, आपकी सराहना क्या की जाए वो कम है. दिस इज द एंड ऑफ द पोएम. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर. नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू पास्ट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, इसका फार्मूला है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी. पहले मैंने बताया था सिंगुलर का अलग हैज और हैज और प्लूरल के लिए है. देखिए इसमें दोनों के लिए हैड का प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैड दोनों के लिए आता है. उसके बाद थर्ड फॉर्म सब में आती है. उसके बाद में ऑब्जेक्ट है यदि हो तो. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. वह अपना काम पूरा कर चुका था. सब्जेक्ट है सिंगल, देखिए हैड आया उसके साथ, उसका थर्ड फॉर्म है, ये उसका ऑब्जेक्ट है. दे हैड लर्न्ड देयर लेसन. वे अपना पाठ पढ़ चुके थे. दे हैड लर्न्ड उसकी थर्ड फॉर्म आई है. देयर लेसन ऑब्जेक्ट है. राम हैड टेकन हिज मील. राम अपना खाना खा चुका था. बॉयज हैड टेकन देयर एग्जामिनेशन. बच्चे अपनी परीक्षा दे चुके थे. परीक्षा देने की अंग्रेजी टेक द एग्जाम आता है या अपीयर इन द एग्जामिनेशन आता है. अब अपीयर के बाद इनका प्रयोग करना पड़ेगा. टेकन के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी. टेकन के बाद देयर एग्जामिनेशन सीधा आएगा. बॉयज हैव टेकन देयर एग्जामिनेशन. वी हैड वन ए मैच यस्टरडे. हमने कल मैच जीता था. इट हैड रेन्ड यस्टरडे. कल वर्षा हुई थी. ये थे these were all affirmative sentences. Now I told you, I express you in the interrogative and negative sentences. Had it not rained yesterday? क्या कल वर्षा नहीं हुई थी? Had he gone to office? क्या वह कल दफ्तर गया था? Had the teacher not taught a lesson to us? क्या अध्यापक ने हमें पाठ नहीं पढ़ाया था? हम we can make more sentences on the pattern of this thing. For example, I had taught a lesson to you. You have taken your examinations. They had won a match. Boys had won a match. Girls had won a match. Had the girls not won a match? Had the boys not won a match? This particular sentence can be framed on this pattern. Now I am going further. Yes,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी प्लस फॉर एंड सिंस, ये इसका प्रयोग होएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड बीन प्लेइंग ए गेम सिंस द मॉर्निंग। पहले हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई थी, अब हैड के साथ बीन आ गया, बीन भी थर्ड फॉर्म है। अब हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। जिस शब्दों के पीछे, जिस वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होगा उसको हम जेरंड वर्ब बोलते हैं। जेरंड वर्ब का मतलब इट इज पार्टली नाउन एंड पार्टली वर्ब। दे हैड बीन प्लेइंग ए गेम सिंस द मॉर्निंग। बॉयज हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। बच्चे 1 घंटे से पढ़ रहे थे। मदर हैड बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर। माँ आधा घंटे से किचन में खाना तैयार कर रही थी। काम हो भी चुका है, काम अब भी जारी है। कब से जारी है? आधा घंटे से। और इसमें ऐसा आता है, जब तो हो प्रातः से, कल से, परसों से, चौथे से, सोमवार से, मंडे से, ट्यूसडे से, तब तो आता है सिंस। जब उसमें काउंटिंग पाई जाए, इतने दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, इतने मिनटों से, तब आते हैं। इन दैट केस हम फार का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में अंतर है। इट हैड बीन ब्लोइंग हैवीली सिंस द मॉर्निंग। ब्लोइंग हैवीली, प्रातः काल से बहुत जोरों की हवाएं चल रही थी। इट हैड बीन ब्लोइंग हैवीली सिंस द मॉर्निंग। हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था? गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग ए मैच सिंस द मॉर्निंग। लड़कियां प्रातः से मैच खेल रही थी। हैड गर्ल्स नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस द मॉर्निंग। यू कैन मेक मोर sentences on this pattern. Had boys not been winning a match since the morning? Had boys not been defeating a match since the morning? Like that. Now I am going to introduce you some words, some new words. कुछ इसमें ब्रिटिशर हैं, कुछ अमेरिकन हैं, दोनों में स्पेलिंग डिफर करती हैं। जैसे HONOR, ऑनर, ये US का वर्ड है ये। और इसी के ब्रिटिश वर्ड में HONOUR, यहाँ U भी आया है और यहाँ पर HON, दोनों में मीनिंग एक है, लेकिन इट डिफर्स ऑल टुगेदर। स्पेलिंग में अंतर है। ये आपकी नॉलेज के लिए दोनों बतला दिए। जिसको दोनों का ज्ञान है वो नहीं, अदरवाइज दूसरा कहेगा स्पेलिंग ये तो गलत है। फरवर, फरवर के स्पेलिंग, फरवर मैंने खूब शान शौकत, FERVOR, फरवर। ये अमेरिकन वर्ड है, US वर्ड है। और ब्रिटिश वर्ड में FERVOUR ये आएगा। दोनों का मतलब है शान शौकत। मैं एक एग्जाम्पल बतला देता हूँ। जैसे We are waiting for the Diwali festival with great fervor and festivities. इसका प्रयोग मैंने फरवर का करके दिखला दिया। रियलाइज, समझना। रियलाइज ब्रिटिश में S पढ़ता है, अमेरिकन में ZE पढ़ता है। रियलाइज REALISE, REALIZE, ये US वर्ड में है। RECOGNISE, रिकॉग्नाइज SE है, लेकिन दूसरे वर्ड में RECOGNIZE, ये ब्रिटिश वर्ड है और इसका नाउन बन जाएगा रिकॉग्निशन। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज ORGANISE है और ब्रिटिश वर्ड में ORGANIZE और फिर इसका नाउन बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली क्रिटिसाइज, CISE है लास्ट में, इसमें CIZE ही बन जाएगा ब्रिटिश वर्ड में। ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है और नाउन बन जाएगा क्रिटिसिज्म, CRITICISM। दीज आर, ये नाउन थे, ये मैंने नाउन बतलाया है। ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड में दोनों मैंने अंतर बतलाया है। और मैं सोचता हूँ तुम यू हैव बीन फुली अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और कल को मैं फिर और इस आगे और नए शब्द बताऊँगा। जब आप कोई डिफिकल्टी हो इसमें, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और फिर आप लाइक भी कीजिए
और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। इट्स ऑल ओके।